क्यों कुछ लोगों ने 1990s में इंटरनेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, भले ही लोग उन पर हंसते रहे हो। क्यों कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया टाइम से पहले ही। कैसे वो प्रेडिक्ट कर पाए फ्यूचर को? जवाब बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो बहुत अच्छे पजल सोल्वर्स रहे होंगे। रियलिटी की पजल। विजनरी और फ्यूचरिस्टिक लोग बहुत गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, देन फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अपने बीते हुए कल से पैटर्न्स को ढूंढते हैं, उनको आज पर अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और फ्यूचर के लिए रेडी रहते हैं। किसी फ्यूचरिस्टिक और ऑर्डिनरी मैन में की डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि विजनरी बंदा हमेशा कुछ ना कुछ इनपुट्स ढूंढता रहता है। उसको रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ने को चाहिए। उसके बाद वो उन्हें इनपुट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करता है और फ्यूचर को कैलकुलेट करता है, प्रिडिक्ट नहीं करता। और वहीं पर अगर हम किसी ऑर्डिनरी मैन की बात करें तो वो पढ़ता भी है तो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है। उसको इनपुट्स की जरूरत भी पड़ती है तो सिर्फ अपने लिए पढ़ती है। वो अपने आप को सेंटर में रखकर देखता है। उसके लिए उसकी प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी होती है। ऑर्डिनरी मैन कभी भी फ्यूचर को कैलकुलेट नहीं करता, वो प्रिडिक्ट करता है और प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाता। उसके लिए भी उसे एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत पड़ती है, जिनका धंधा ऐसे ही सीधे साधे कम पढ़े लिखे लोगों से चलता है। लाइफ एक रिडल की तरह होती है, पजल की तरह होती है। आप कुछ भी करते हो वो पजल के पीसेस को जोड़ने जैसा होता है। लोग फ्यूचर की पजल को जोड़ना तो चाहते हैं पर पीसेस कलेक्ट नहीं करना चाहते। पीसेस से मेरा मतलब है डेटा, इंफॉर्मेशन, सोर्सेज। बिल्कुल ठीक उस तरीके से जैसे एआई वर्क करता है। ह्यूज डेटा कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, फिर एल्गोरिदम की हेल्प से डेटा को कैलकुलेट करता है, प्रिडिक्ट नहीं करता। दिखता है ऐसे जैसे प्रिडिक्ट कर रहा हो पर प्रिडिक्शन नहीं, प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। विजनरी लोग डेली पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, नेम और डेट्स याद रखने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की साइकोलॉजी समझने के लिए, रिक्वायरमेंट समझने के लिए, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, ताकि फिर वो बिट्स और पीसेस को कनेक्ट कर पाए और एक सॉल्यूशन ला पाए सोसाइटी में। और यही लोग एनालाइज कर पाते हैं फ्यूचर को कि कौन सी स्किल्स फ्यूचर में यूजलेस हो जाएंगी, कौन सी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, पैसा, पावर, अटेंशन किस डायरेक्शन में ले जा रहा है सोसाइटी को। क्योंकि इनके पास पहले से ही जवाब होते हैं, इसलिए इनका होल्ड हो जाता है, इसलिए इनका कंट्रोल हो जाता है फ्यूचर के ऊपर। ऐसे लोग सोसाइटी को ठीक उस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं जैसे एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है एक्सपेरिमेंट्स को। 1980s के टाइम पर इंडिया ना तो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कंपनी थी, ना स्टार्टअप कल्चर था, ना कोई ग्लोबल सपोर्ट था। फिर भी एक आदमी आता है और इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ी कर देता है। 1970s के टाइम पर जब सब कहते थे कि इंडिया एक गरीब देश है, कंज्यूम नहीं कर सकता, तो कैसे एक आदमी आता है और टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल, रिटेल सब में नंबर 1 बन जाता है। 2000 के आसपास एक आदमी अपनी नौकरी छोड़ देता है, वो नौकरी जिस टाइम उस नौकरी को पाने के लिए लोग तरसते थे, और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जो लाखों बच्चों को वो नौकरी हासिल करने में मदद कर रहा है। ठीक इसी तरीके से 2016 में भी एक आदमी अपनी IAS की नौकरी छोड़ देता है और अनअकैडमी की शुरुआत करता है। कैसे एक आदमी स्टॉक मार्केट को डेमोक्रेटाइज कर देता है। बात तो ये है, फ्यूचर की बॉल किसी रिचेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट की पॉकेट में नहीं गिरती, वो गिरती है उसकी पॉकेट में जो जितना ज्यादा अवेयर होता है, जिसके पास जितने ज्यादा पीसेस होते हैं, उतना एफिशिएंटली और उतना जल्दी वो उन पीसेस को जोड़कर पजल को सोल्व कर पाता है। और अगर सच में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाकर अपने आप से सवाल करो, क्या हम रोज पढ़ते हैं, रोज कुछ नया जानते भी हैं या नहीं? क्या हमें अपनी हिस्ट्री पता भी है या नहीं? और पता है तो उसके सोर्सेस कहाँ से आते हैं? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस ग्रुप से तो नहीं आते? क्या हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो नहीं पढ़ रहे? क्या हम रील्स को स्क्रॉल करके इन्फॉर्मेशन गैदर तो नहीं कर रहे? क्योंकि आगे पीछे का सब्सटेंस हमें मालूम ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन पता है जिसके बेसिस पर हम बहस करते हैं। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि 5 और 10 ईयर्स डाउन द लाइन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी एनवायरमेंटल कंसर्न्स, गार्बेज, टॉक्सिक एयर, क्लाइमेट चेंज। दिल्ली, मुंबई और बाकी सिटीज़ में इतने सारे लैंडफिल्स हैं, इतने सारे गार्बेज कलेक्शन के जगह हैं जहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा होता है। पर ये जितना भी गार्बेज है ये यूजलेस नहीं है, अनप्रोसेस्ड है। प्लास्टिक से बन सकता है फ्यूल, रोड्स, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक वेस्ट से बन सकती है बायोगैस और फर्टिलाइजर्स। ड्रेनेज, सीवर, इन सब से बन सकती है क्लीन एनर्जी। कुछ लोग बोलेंगे ये काम तो अभी भी होते हैं, पर एक बार जरा उनकी एफिशिएंसी, उनकी स्पीड चेक करो। अगर इसी तरीके से अनप्रोसेस्ड गार्बेज को प्रोसेस्ड होने में इतना टाइम लगेगा तो ये पहाड़ और बड़े होते जाएंगे। इसी चीज की बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी करी थी कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी जब तक हम में से कोई आगे नहीं आएगा
और कुछ ऐसा इन्वेंट नहीं कर देता जो इस समस्या को सोल्व कर सके। इंडिविजुअल लेवल पर लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि जब वो कूड़ा फेंके, कचरा फेंके, तो उसे सेग्रीगेट तो कर दे कि सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। लोग इसी को ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और सोचते हैं हमारे बिहाफ पर ये काम भी कोई और करेगा। वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने इनपुट्स को इकट्ठा करना और पजल को जोड़ने वाली बात बोली थी, उसको आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। हम सभी को एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी ये सब पढ़नी होगी, इनपुट्स इकट्ठे करने होंगे और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जो इन एनवायरमेंटल इश्यूज को सोल्व कर सके। चाहे बात अरावलीज की हो, पोल्यूशन की हो, या अनअवॉइडेबल चीजें हैं, इन्हें आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। वेस्टर्न कंट्रीज ने खुद तो अपनी डेवलपमेंट कर ली, जितना कचरा फैलाना था फैला दिया, जितना क्लाइमेट की धज्जियां उड़ानी थी उड़ा दी, पर अब ये बर्डन हमारे ऊपर है, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर है। कार्बन क्रेडिट जैसी चीजें भी एग्जिस्टेंस में आने लगी, क्योंकि डेवलपमेंट अगर हमें करनी है तो सस्टेनेबल होनी चाहिए। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ऑब्वियसली नाम, फेम, वो सब तो उतना बड़ा मिल ही जाएगा।